नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपनी YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम श्री रंगनाथ तिवारी जी की एकांकी शहादत यह देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शहादत इस एकांकी को। यह शहादत एकांकी रंगनाथ तिवारी जी ने लिखी है। रंगनाथ तिवारी जी का संपूर्ण परिचय हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। जो उनका व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनका संपूर्ण परिचय मैं अलग से एक वीडियो में आपको दे दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी एकांकी शहादत के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इस शहादत एकांकी के पात्रों एवं विषय के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इस शहादत एकांकी की कथा वस्तु पर चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शहादत इस एकांकी के प्रमुख पात्रों में जो आता है, शोएब नाम का व्यक्ति है, उसके बाद मैनेजर है, नवाब है, शोएब के माता पिता है और शोएब की पत्नी है। इस तरह इस एकांकी का जिसे हम नायक कह सकते हैं या जो प्रमुख पात्र है जो शोएब है, इस एकांकी के विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे या कुछ उद्देश्य इस एकांकी के हो सकते हैं कि हम इस एकांकी में क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर यह आधारित एकांकी है। इसका भी अध्ययन हमें इस एकांकी के माध्यम से करने को मिलता है। देश के लिए शहीद होने वाले एक वीर की कथा इसमें है, जिसके बारे में हम इस एकांकी में पढ़ेंगे। सच्चाई का मार्ग अपनाने वाले का चित्रण या एक ईमानदार व्यक्ति का चित्रण भी हमें इस एकांकी के माध्यम से देखने को मिलता है। एक वीर पुत्र की कथा है ये। राष्ट्रीय भक्ति की भावना का चित्रण भी हमें इसमें देखने को मिलता है और देशभक्ति को ही सर्वोपरि मानना जाना चाहिए। सर्वोपरि जिसने माना और अंत में देश प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा इस एकांकी के अंत में हमें पता चलता है। ठीक है, इस एकांकी की कथा वस्तु या इस एकांकी का सारांश हम देखेंगे, जिसमें एकांकी शुरू से लेकर अंत तक इस एकांकी की कथा कैसे चलती है और एकांकी में क्या क्या आया हुआ है, ये भी हम इस एकांकी में पढ़ेंगे। शहादत यह एकांकी, जैसे कि मैंने कहा कि जो हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर आधारित है। 15 अगस्त 1947 को भारत, हम जानते हैं कि अंग्रेज सरकार से या अंग्रेज सरकार की गुलामी से आज़ाद हो गया था, परंतु दक्षिण में सबसे जो बड़ी रियासत थी निज़ाम राज्य ने भारतीय गणतंत्र में भारतीय गणतंत्र में एक होने से इनकार कर दिया था। निज़ाम जनतंत्र के बदले में राज्यशाही चलाना चाहता था। वह अपनी एक हुकूमत चलाना चाहता था। उसकी राज्यशाही लोगों के लिए हितकारी नहीं थी। लोग भी यह जानते थे और जनता ने भी इसके विरोध में आंदोलन छेड़ना या आंदोलन करना शुरू कर दिया था। यह जनतंत्र की मांग भी लोग कर रहे थे। भारत में विलीन होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब इस आंदोलन का जो नेतृत्व है, सबसे बड़े क्रांतिकारी जो समाज सुधारक हम जिनको बहुत पूजनीय मानते हैं, स्वामी रामानंद तीर्थ, इन्होंने उसका नेतृत्व या उस आंदोलन का, हैदराबाद मुक्ति संग्राम का जो यह नेतृत्व था, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह संघर्ष इतना तीव्र हुआ और यह आंदोलन गांव गांव, गली गली, शहर शहर फैल गया था। हर एक व्यक्ति के जीवन में इस आंदोलन का बुरा अच्छा जैसा हो असर हो रहा था। बहुत सारे लोग इस आंदोलन में भी शामिल हो रहे थे और जिस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वर्षों से प्यार मोहब्बत एकता से भाईचारा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे या निभा रहे थे, वहाँ निज़ाम जैसे धूर्त सत्ता ने अपनी एक सुरक्षा या अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम को और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना शुरू कर दिया या उसमें उन्होंने आग लगाई एक तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा में और उनका संघर्ष शुरू हो गया। वास्तव में यह जो आंदोलन था एक राज्यशाही विरुद्ध जनतंत्र या लोकशाही प्रणाली का था। इसमें सभी जाति धर्म के लोग इस आंदोलन में शामिल थे और हैदराबाद से निकलने वाले, जैसे एक पत्र का नाम इसमें दिया है, आपको याद रखना है अगर कभी एक आध बार इस शहादत एकांकी पर कुछ प्रश्न आया या कभी पूछा गया। तो एक बात इसमें विशिष्ट है कि हैदराबाद से निकलने वाला एक पत्र है जिसका नाम है इमरोज, जो दैनिक उर्दू का पत्र है जिसके संपादक शोएबुल्ला खां थे और इस आंदोलन में भी वो शामिल थे। अब जो अपने शोएब अपने दैनिक पत्र से या इमरोज के माध्यम से जमहूरियत की मांग कर रहे थे।
उनके अनुसार मजहब घर के अंदर की बात है और दहलीज के बाद आदमी सिर्फ आदमी है। आदमी ने कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलना है, मानवता हमेशा याद रखनी है और इंसानियत की ये बात करते हैं। उन्हें धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के प्रति अत्यंत चीड़ है, अत्यंत घृणा है। और उनके संपादकीय लेखन में जैसे धर्मांध या जाति जाति में वैर या एक दूसरे के जाति के प्रति, धर्म के प्रति जो विरोध की बातें कभी नहीं आती थी, एकता की बातें आती थी। और जो भड़काते हैं उनके विरोध में ये लिखते थे और ये चिढ़ गए थे उन्हें। इसके कारण इनका जो समाज प्रेम या लोगों के प्रति इनका जो मानवीय प्रेम था, इसके कारण या उनके लेखन के कारण बहुत सारे लोग इनको धमकाते थे या निज़ाम सरकार जो इनको धमका था, उनके संपादकीय लेखन के कारण इनको धमकाने जाने लगा। और नवाब नामक व्यक्ति उनके कार्यालय में आधी रात को आ जाता है। जब शोएब का मैनेजर होता है एक, और मैनेजर इस बात को उन्हें खबर देता है कि इतनी रात को एक कोई आपसे मिलने आया है शोएब को, वो कहता है कि अब इस वक्त मैनेजर समझाता है कि शोएब इस वक्त आपको नहीं मिल सकते। तब वो पहले तो ना करते हैं, लेकिन ज़्यादा जिद करने के कारण, नवाब के कारण, वो भीतर उसे बुला लेते हैं। नवाब अपने आने की वजह बता देता है। उनके अनुसार एक दिन हिंदुस्तान पर असफिया सल्तनत राज करेगा, निज़ाम का सल्तनत राज करेगा। और नवाब शोएब को खुदा की खिदमत करना यानी इस्लाम की खिदमत करने के बराबर समझता है और कहता है कि शोएब के पास ताकत है, कला है लिखने की, और ये लिखने की कला उनके हक में होनी चाहिए, किसके, निज़ाम के। और ये कहता है कि इसका इस्तेमाल उसने इस्लाम अर्थात निज़ाम के बारे में लिखने के लिए करनी चाहिए। एक व्यक्ति को उसके लिखने का अधिकार छीनने का या खरीदने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। और ऐसा शोएब को समझाया जा रहा है कि इसके बदले में वो जो कीमत बोलेगा या जो कहेगा वैसा करेंगे ये लोग। आपके कलम की कीमत पूछने की बात वो की जाती है। नवाब द्वारा शोएब को पूछा जाता है कि तुम्हारी कलम की कीमत क्या है। अब शोएब कहते हैं कि इस कलम की कीमत बहुत महंगी है, इसे कोई नहीं खरीद सकता। नवाब सौदा करने के वास्ते आया हुआ है, इसलिए जिद करता है। और शोएब के अनुसार उसकी क्या कीमत आकी गई है ऐसा वो कहता है। तब नवाब उसे नोटों के बंडल सामने रख देता है। उसके टेबल पर जब नोटों के बंडल रखे जाते हैं और ये भी उसे आश्वासन दिया जाता है कि इस बंडलों के अलावा यानी इस पैसों के अलावा भी बंगला, गाड़ी, बड़ा ऑफिस, बहुत कुछ आपको मिलेगा और आप जितना मांगेंगे उतना दिया जाएगा। शोएब का ये सब सुनकर देखकर वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और यह जो सौदा नवाब कर रहे हैं उसके साथ वो उसे पसंद नहीं है और वो मंजूर नहीं है, वह ना बोल देता है। अब नवाब गुस्से में आ जाता है। और शोएब के अनुसार कलम कभी बेची नहीं जाती और कलम से व्यक्ति कलाम लिखता है और कलाम को कभी बेचा नहीं जा सकता, और ऐसा वह कहता भी है। और व्यक्ति कलाम लिखता है और कोई भी जो ईमानदार नेक इंसान अपनी कलम को नहीं बेच सकता या कलाम बेचने से राजी नहीं हो सकता। नवाब के अनुसार इसी ईमान की इस्लाम को ज़रूरत है। जैसे शोएब अपनी कलम के प्रति ईमानदार है, वैसे ही ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत उनको है, इसलिए नवाब उनको कहता है। और इस्लाम की शोएब की नज़र में व्याख्या या उसकी परिभाषा थोड़ी अलग है। वो कहता है कि इस्लाम कभी खुदगर्जी नहीं सिखा था, वह दूसरों की हत्या करना, बेटियों की इज्जत लूटना कभी नहीं सिखा था। और ये बोलता है अगर ऐसा कोई करता है तो वो इस्लाम नहीं हो सकता या वह मुसलमान नहीं हो सकता। नवाब बार बार शोएब को अपना साथ देने के बारे में या हमारे साथ जुड़ जाने के बारे में कहता है, लेकिन शोएब उनका उत्तर बड़ी हिम्मत के साथ देता है और कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ। इस शब्द से वो देता है। ईमानदार आदमी खरीदना इतना आसान नहीं होता है। देश में या समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार नहीं है, बेईमानी करते हैं, उनको खरीदना बहुत आसान होता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को खरीदना इतना आसान नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। और शोएब सिर्फ खुदा से डरता है, इंसान से नहीं।
और नवाब गुस्से में आकर शोएब को धमकाता भी है। क्या धमकाता है कि उसे ये जो सौदा है बहुत महंगा पड़ेगा और देखा जाएगा कि कहकर ये नवाब उनको धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। मैनेजर आकर शोएब को घर चलने के लिए कहता है। शोएब अपने कार्यालय से बाहर निकलते हैं। मैनेजर जो उनके सलाहकार हैं साथी है, वो शोएब को यह तक समझाते कि जो व्यक्ति आपको 7-8 लाख में खरीद सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आपको इतना सामने आकर धमका सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको थोड़ा सा बच के रहना है। और शोएब के अनुसार होली को कौन टाल सकता है? अगर मौत सामने आ गई तो कभी भी मौत हो सकती है, इसलिए वो डरते नहीं है और शोएब भाग जाकर अपने उसूलों की हत्या नहीं करने चाहते। अब शहर छोड़कर या गली छोड़कर, घर छोड़कर वो कहीं भी जाना नहीं चाहते। और सच्चाई से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, ऐसा शोएब के, यानी यहाँ पर लेखक ने शोएब के माध्यम से बहुत ही अच्छे विचारों को व्यक्त किया है। और शोएब में एक राष्ट्रभक्ति जैसे कूट कूट कर भरी हुई है। वे किसी कारण भी अपना रास्ता नहीं बदलना चाहते। मैनेजर अपनी हिफाजत करने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति जैसे मैंने कहा कि कुछ भी कर सकता है या जो सत्ता कुछ भी कर सकती है, आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। रात के 2-2:30 बजे अकेले जाना, इसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहा। शोएब कहता है कि शोएब शहीद हो सकता है लेकिन भाग नहीं सकता, मर नहीं सकता। तब शोएब पर गोलियां चलाई जाती हैं। मैनेजर चिल्लाता है। शोएब के माता पिता, उनकी पत्नी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते हैं और शोएब को घर के भीतर ले जाते हैं। माता पिता रो रहे हैं। शोएब उस स्थिति में भी उन्हें समझा रहे हैं। शोएब ने चिल्लाकर किसी को भी बुलाया नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि दुश्मन ये ना समझ बैठे कि शोएब डरपोक है। माँ को आंसू रोकने के लिए कहता है, क्योंकि माँ ने ही एक दिन कहा था महात्मा गांधी जी की हत्या होने के बाद या महात्मा गांधी जी की मौत के बाद उन्होंने कहा था कि ऐसी शानदार मौत पर कोई आंसू नहीं बहा सकता, आंसू बहाना गलत होगा। और शोएब की माँ पत्नी शोएब की हत्या का बदला लेने के बारे में सोचते हैं और घोषणा भी कर देते हैं। लेकिन फिलहाल पत्नी कहती है कि हमें हमारे या आपके बहादुर बेटे को पहले विदा कर लेना चाहिए। शोएब की पत्नी अपनी सासू माँ को या शोएब की माँ को समझाती है इस आंदोलन में हमें भी शामिल होना चाहिए। यहाँ एकांकी समाप्त तो होती है, लेकिन इस एकांकी में शोएब की तरह न जाने कितनी नौजवान उस तत्कालीन स्थिति में जब हैदराबाद मुक्ति संग्राम आंदोलन छेड़ा गया था, वह आंदोलन चल रहा था, तत्कालीन मुक्ति के संग्राम में अपने बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बहुत सारा योगदान दिया है, शहीद हो गए हैं, जिसके कारण लेखक ने इस एकांकी को नाम शहादत दिया है। जिनके इस बलिदान के कारण ही आगे चलकर निजामों से हैदराबाद को मुक्ति मिल गई और वह अखंड भारत में आकर शामिल हो गया। तो ये एक आंदोलन जो स्वाधीनता आंदोलन भी कह सकते हैं, जो निजामों से मुक्ति मिलने का आंदोलन, जिसके कारण आज व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना आचरण कर रहा है। तो इस एकांकी में श्री रंगनाथ तिवारी जी ने एक शोएब नामक पत्रकार या संपादक के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का चित्रण हमारे सामने किया है। बहुत ही सुंदर एकांकी है ये। आप लोगों को सुनकर कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।